नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत राजनीतिक गलियारे की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रघुवर दास आज रांची पहुंचेंगे। शाम 4 बजे भुवनेश्वर से रांची पहुंचेंगे रघुवर दास। कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे। रघुवर दास को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे रघुवर दास। आपको बता दें कि 1980 में बीजेपी का सदस्य बनकर बूथ स्तर से लेकर मंडल, प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का काम किया है रघुवर दास ने। तो रघुवर दास की एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में एंट्री होती हुई नजर आ रही है। रघुवर दास इसके पहले राज्यपाल थे, अपने राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से अब वो झारखंड की सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, ऐसे में कौन सी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। रघुवर दास को लेकर के 3 संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। पहला है कि उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप देखें कि पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था बिल्कुल ही नगण्य था। 21 सीट पर आ गई थी सिमट करके, और उन्हें कुर्सी पद मिल सकता है अध्यक्ष पद का। दूसरी ओर जहां तक की बात है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। तीसरा, जो अध्यक्ष के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी होती है वो राष्ट्रीय महामंत्री होता है, जो बीएल संतोष अभी हैं, क्योंकि संगठन का सबसे बड़ा जो बीजेपी का होता है, सबसे बड़ा दायित्व उन्हीं का होता है। लेकिन वो आरएसएस का बैकग्राउंड से ही कोई व्यक्ति को, कोई राजनीतिक को बनाया जा सकता है। इन 3 संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। अब देखना यह है कि पार्टी, चूंकि इन पर लगातार भरोसा किया था और इन्हें राज्यपाल बनाया और पहला मुख्यमंत्री झारखंड का है जो 5 साल पूरा कार्यकाल किया है, निश्चित तौर पर इन पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा किया है। पीएम मोदी भी इन पर भरोसा किया है, अमित शाह भरोसा किया है, और कहीं न कहीं झारखंड में जो हाशिए पर पार्टी गई है, 21 सीटों पर सिमट कर रह गई है, और इन पर एक बार फिर भरोसा कर आप सोच सकते हैं कि राज्यपाल से इन्हें इस्तीफा दिलाकर पार्टी इन पर एक बार फिर भरोसा जताकर झारखंड ऐसे प्रदेश में इन्हें भरोसा जताया है। कहीं न कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे थे उसी समय जब विधानसभा का चुनाव परिणाम आया और 21 सीट पर सिमट कर रह गई है। 2 नेता बड़े यहाँ पर लगे हुए थे, असम के मुख्यमंत्री लगे हुए थे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगे हुए थे, लगातार प्रचार प्रसार किया जाता। लेकिन अब चूंकि रघुवर दास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, अभी भी लोग याद करते हैं। यही सवाल भी है कि क्योंकि रघुवर दास पूर्व सीएम रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और अच्छी छवि रखते हैं। ऐसे में अगर रघुवर दास बीजेपी से कोई बड़े पद पर सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में झारखंड की सियासत में बीजेपी की जो फिलहाल स्वरूप है, रेखा है, रूपरेखा, वो बदलेगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से रघुवर दास का इस्तीफा परसों उन्होंने दिया, उसके बाद यहाँ कार्यकर्ता हैं, उसमें उत्साह, एक माहौल है। क्योंकि रघुवर दास के समय में आपको याद होगा कि जितने भी यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, अगर बात करें विधानसभा की बात करें, हाईकोर्ट की बात करें और नगर निगम का बिल्डिंग बना, जितने भी डीसी कार्यालय हैं सब उन्हीं का नींव रखा हुआ है। कई इमारत खड़े हुए हैं, जो सड़कें हैं उन्हीं की देन है। जो अभी जो झारखंड का स्वरूप है वह रघुवर दास के समय का है। बिल्कुल ठीक है निरंजन, आप नजर बना के रखिए, आपसे तमाम अपडेट लेंगे और देखना होगा कि आने वाले वक्त में रघुवर दास को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है। बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने यह कहा कि उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास फिर से बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उन्होंने जानकारी ली कि शुक्रवार को रघुवर दास को सदस्यता दी जाएगी और जो भी जिम्मेदारी रघुवर दास को दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। राज सिन्हा ने यह भी कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और पार्टी गांव-गांव के लोगों से जुड़ रही है। उन्होंने सरकार के काम देखने के बाद आगे की रणनीति बनाने की बात कही। पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, परसों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य फिर बनने जा रहे हैं। अभी तो देखिए, जो झूठ के बुनियाद पर पिछले 5 साल सरकार चली, फिर इस बार झूठ के बुनियाद पर आ गई। 11 तारीख को 11 बजे मैया सम्मान योजना जाने वाला था, अभी तक तो नहीं गया। फिर बोला जा रहा है आगे कैसे चलेगा, ये सब बातें देखनी है। अभी 6 महीना 8 महीना हम लोग देखते हैं सरकार की क्या भूमिका है, फिर आगे इस पर हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में एंट्री है तो
इसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। ये कहना है श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव का। उन्होंने ये कहा है कि झारखंड में जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और अभी जनता ने हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है, जिसे सरकार पूरा कर रही है। क्यों इस्तीफा दिया, किस कारण से दिया, कहाँ उनको तकलीफ हुआ या खुशी हुआ, वो तो वही ना बताएंगे। झारखंड के राजनीति में दिखाई पड़ेंगे इसको। अब तो भाई उनके अब दिल की बात तो हम जान ले रहे हैं। अब तो कल शाम में वो इस्तीफे दिए हैं, अब देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग के माध्यम से उनसे बात करने का। अगर कुछ आ जाएगा तो फिर आप बताएंगे आप लोग। झारखंड में भैया कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन मजबूती से रहेगा और हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, आगे भी मजबूत होगा। संसद में एनडीए और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसा। अपने पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि कितने आदमी थे हुजूर, 99 और तुम 240, फिर भी एक धक्का मुक्की हो गई और तुम गिर गए। ऐसे गिरे कि आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। दरअसल संसद भवन में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत धक्का लगने से गिर गए थे। दोनों सांसदों को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इरफान अंसारी ने एनडीए पर तंज कसा है। तो प्रताप सारंगी और अस्पताल में भर्ती हो गए और इसे ही लेकर के अब इरफान अंसारी ने एक बड़ा तंज कस दिया है एनडीए पर। उन्होंने सीधे तौर पर संख्या पर बल देते हुए कहा है कि कितने लोग थे, 99 और तुम 240, फिर भी एक धक्का मुक्की हो गई और तुम गिर गए। ऐसे गिरे कि आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। दरअसल संसद भवन में धक्का मुक्की के दौरान ये जो तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, इसे ही लेकर के इरफान अंसारी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और सीधे तौर पर एनडीए पर तंज भी कसा है। तो इरफान अंसारी के पोस्ट के बाद सियासत अब तेज हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा कि बीजेपी को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है और इसके लिए कोई फिल्म इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर कि बीजेपी ने भी हमला बोला है। मैंने भी देखा था, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, व्यंग करने का तरीका उनका अपना है, परंतु जो कुछ भी वाकया हुआ था उससे बड़ा ड्रामा, उससे बड़ा नाटक मुझे लगता है कि जो नाटक एकेडमी के जो लोग होते हैं ना, जो वहाँ से पास आउट होते हैं, वो लोग भी वैसा नाटक नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है जो प्रशिक्षण शिविर चलता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें इस तरह के नाटक की भी प्रशिक्षण दी जाती है कि कैसे नाटक करना है, कैसे कुछ एक्टिंग करना। तो उस घटना या उस वाकया का पूरे सोशल मीडिया में मजाक उड़ा है। किरदार भी अगर चुना इरफान अंसारी ने तो गब्बर सिंह जो डाकू था उसका किरदार चुना, अपने आप को उसी का डायलॉग रिपीट कर रहे थे। तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरफ झारखंड राज्य जा रहा है। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमारी पार्टी के संस्कार में ऐसा नहीं है कि जो हमारे विधायकों की या सांसदों की संख्या ज़्यादा होती है तो हम जो है वो बल का सहारा लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे सांसदों को धक्का दिया गया, 2 आईसीयू में भर्ती था, स्टिचेस लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन पर थे, तो क्या मेडिकल रिपोर्टें झूठ बोल रही हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके गुंडों ने गुंडागर्दी की संसद के परिसर में, वो अक्षम्य है, काला इतिहास रहेगा। उस दिन को लोग काला इतिहास के रूप में याद करेंगे। और इरफान साहब को हमारी सलाह है कि जब भी कोई ये डायलॉग इस तरह का बोलते हैं ना, तो कभी हीरो कभी बोल लें, विलेनी का क्यों बोलते हैं वो अक्सर, क्या। और अब खबर गढ़वा से। गढ़वा के रंका से लेकर के रामकंडा प्रखंड तक एक के बाद एक 17 माइंस एवं क्रशर खुलने के बाद कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने इसका कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि रंका और रामकंडा रोड में जितना भी क्रशर और माइनिंग खुला है वो 99% अवैध है। उस समय के तत्कालीन डीसी सीओ के मिलीभगत से नियम को ताक पर रखकर किस तरह से एनओसी दिया गया, इसको लेकर विधानसभा में आवाज उठाएगा। रंका रामकंडा रोड में 99% क्रशिंग और माइनिंग अवैध है। सीओ, डीसी, जो माइनिंग अफसर हैं, सभी लोगों ने गलत तरीका से एनओसी देने का काम किया है और उस विधानसभा का कमेटी कंस्टिट्यूट होगा, जांच होगा, सभी दोषी लोग जेल जाएंगे। और जिन लोगों ने भी इस तरह के अवैध माइनिंग के लिए परमिशन दिया है, उनके भी टांड में पगा लगा के खिंचवाएंगे। हम तो हिले जमले हैं, हम तो 100 नहीं, हम तो हकन के कहते हैं।
न तो हम घूस लेते हैं, न हमको घूस लेने वाले से कोई लगाव, न खाएंगे न खाने देंगे। खा गया तो ये पेट में हूर के निकाल लेंगे सुबह से। और इसी बीच सिमडेगा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में ये मौत हुई है। सड़क किनारे खड़े युवकों को बाइक ने टक्कर मारी और उसके बाद दर्दनाक मौत हो गई। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर सिमडेगा से बता रहे हैं। हादसे में बाइक सवार 2 युवक और सड़क किनारे खड़े दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बोलवा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। सिमडेगा से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मालसड़ा पोखरा टोली में एक्सीडेंट हुआ। उड़ीसा तरफ से बहुत स्पीड से बाइक आ रहा था और ये बच्चे लोग वहाँ घर आंगन के पास ही रास्ता है, वहाँ खड़े थे और उसको उधर से आके एक वो गाड़ी से मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो वो पूरा कोमा में हो गए। फिर अस्पताल लेकर आए आप लोग? हाँ। तो यहाँ क्या बोला डॉक्टर? यहाँ तो कुछ इलाज ही नहीं हुआ। मौत हो गया उनका? हाँ। और जो मारा था वो लोगों की मौत हो गया? उसका भी हो गया और एक बाकी है, एडमिट है वो। अच्छा। और इसी बीच गिरिडीह से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर लिया। इसके बाद पुलिस ने लोगों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की। समझा बुझाकर पुलिस ने लोगों को शांत कराया। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। तो हीरोटी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गिरिडीह से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अगर जेनविन बोल रहे तो आपको 1% दिक्कत नहीं होना है। नाम बोला कुछ हल्का। और गिरिडीह से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर के 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। खूनी संघर्ष 2 भाइयों के बीच देखने को मिला। गिरिडीह से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर के 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस वक्त सीसीटीवी फुटेज भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस तरीके से दोनों भाइयों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए और घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। लोगों का घर जमीन में विवाद करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले भी घर में एक घटना होते होते बचा, जिसका आवेदन हम किए। उसके बाद इन लोग जान से मारने का अटैक कर करके पूरा तैयारी के साथ में था। आज हम लोग अपने जमीन पर काम हो रहा था मेरे पीछे में, उसी को लेकर के विवाद शुरू किया। अनुकूल साहब हथौड़ा लेकर करके हम लोगों पर मारने का अटैक किया। उसके बाद अनुकूल साहब, सूरज कुमार साहब बाहर हम लोगों को गली में खींच करके लाया और सिलेंडर से मारते मारते बाहर लेकर के आया और बाहर सिलेंडर से ही मेरे माथे पर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरा माथा। और अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां आजाद नगर थाने की पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। इस चोर ने देर रात राजनगर थाना क्षेत्र में 12 नंबर रोड में घर के पास खड़ी कार को आसानी से चोरी कर ले जा रहा था। तभी लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पता चला कि मेरी गाड़ी को लेके कोई चोर भाग रहा है। तब हम लोग भी और हल्ला उल्ला के लोग और आदमी जुड़ा और उसके बाद उस चोर को गाड़ी के अंदर में हम लोग बैठा दिए, भागने नहीं दिए और थाना वालों को सूचित किए। थाना तुरंत आने के बाद थाना में लड़का को लेके गया और अभी पकड़ा गया थाना में। कैसे खोला गाड़ी? ये कैसे खोला वही जानता है, लेकिन बड़ा आराम से खोला और आराम से गाड़ी स्टार्ट करके लेके गया। साहिबगंज मनिहारी के बीच आज से फेरी सेवा की शुरुआत हुई है। डीडीसी और कई अधिकारियों ने फीता काटकर फेरी सेवा का शुभारंभ किया। बता दें आपको कि 12 जुलाई से यहां गंगा में फेरी सेवा बंद थी, जिससे लोगों को गंगा पार कर बिहार जाने या बिहार के लोगों को झारखंड आने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब फेरी सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है। बहुत मिला है कि आज से आपका लंच खुला है। उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं। घूर के जाते थे, बहुत परेशानी। आपका बस टेम्पू से जाते थे, उसके बाद भागलपुर पहुंचते थे, उसके बाद फिर टेम्पू, और अभी तो हम लोग आए हैं साहेबगंज से अभी जा रहे हैं एलसीटी से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आज से फेरी सेवा का परिचालन हम लोग
मालवाहक और जो पैसेंजर्स का है दोनों का शुरू करने जा रहे हैं और बहुत दिनों के बाद यह संभव हो पाया है कि आज हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं। और अब आपको मौसम से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर बता देते हैं, जहां झारखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 28 दिसंबर से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां झारखंड में अब मौसम का मिजाज बदल सकता है। कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। विक्षोभ के कारण शनिवार और रविवार को झारखंड का मौसम का मिजाज बदल सकता है। हालांकि बीते बुधवार को मौसम का मिजाज कुछ साफ रहा, लेकिन जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि फिलहाल न्यूनतम तापमान नहीं गिरेगा, लेकिन अधिकतम तापमान गिर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 28 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी तथा निकटवर्ती उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 29 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 30 दिसंबर से मौसम साफ रहेगा। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान में करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। लेकिन जिस तरह से 2 दिनों से तापमान में वृद्धि हुई है, इसका असर आगामी 4 दिनों यानी 28, 29 और 30 को देखने को मिलेगा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी जो हिस्सा है वहां पर बादल छाए रहने की संभावना है। रांची से निरंजन। बीसीसीआई ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के लिए टीम की घोषणा कर दी। धनबाद की बेटी आनंदिता किशोर को भी टीम में शामिल किया गया। आनंदिता के सिलेक्शन पर उनके परिवार में खुशी देखी जा रही है। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने भी आनंदिता किशोर को सम्मानित किया है। कि मैं वर्ल्ड कप लेकर ही आऊं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है क्योंकि ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा जो फीलिंग है मेरा अभी। थैंक यू सो मच DCA, थैंक यू JCA फॉर योर सपोर्ट, लव, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। भारत देश में क्रिकेट का अलग जुनून है और अब धनबाद की बेटी अनिता दास की सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट में हुआ है और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए धनबाद की बेटी अनिता दास का चयन हुआ है। मैम, बेटी का सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड होता है यहाँ तक हमारी बेटी पहुँची और माँ को इससे बढ़कर और खुशी क्या चाहिए। बहुत खुशी है और इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है कि इसी के लिए आज तक DCA और सभी लोग, धनबाद जिले के लोग, सभी लोग का इसमें सहयोग है, आशीर्वाद है। T20 वर्ल्ड कप में हुआ है और इसे लेकर उनकी माँ भी बहुत ही उत्साहित है और बहुत कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन उनका कहना है कि एक अलग जुनून उन पर दिखता था और वह जुनून का ही रिजल्ट है कि आज बेटी का चयन T20 वर्ल्ड कप में हुआ। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। हजारीबाग की 5000 साल पुरानी सोहराय कला फैशन दुनिया में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने को लेकर के बेताब है। गुफा से निकली हुई यह कला दूर तक अपनी पहचान तय कर चुकी है और अब यह कला मॉडलिंग के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रही है। गुफा से निकलकर परिधानों में सोहराय कला उतारी जा रही है। फैशन डिजाइनर से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। झारखंड की कला और संस्कृति जो पहले कभी घरों में बंद हुआ करता था, गुफा में देखा जाता था, वह अब फैशन के दौर में सामने नजर आ रहा है। आपको कुछ तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि झारखंड का जो सोहराय आर्ट है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ हजारीबाग की कुछ युवतियां हैं, वो इसे प्रमोट कर रही है। हम सीधे इनसे जानेंगे कि आखिर क्या, कैसे यह सोच आया और इसे जो है ये प्रमोट कर रही है। मैं फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ न्यू सीखना चाहिए, बट मुझे पता चला कि यहाँ पे झारखंड का जो फोक आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, वो यहाँ पे होता है। तो फिर हम यहाँ पे अलका इमाम मैम और जस्टिन इमाम सर से मिले, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि हम इसे किस तरह से डिफरेंट गारमेंट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। क्या लगता है कि यह झारखंड से अब बाहर भारत और विदेशों में भी देखने को मिलेंगे? ज़रूर मिले। बहुत अच्छा मौका मिला कि सोहराय आर्ट को आगे बढ़ा सकूं। अगर इन फ्यूचर अगर मेरा कहीं पे भी जॉब लगेगा, मैं कोशिश करूंगी कि सोहराय आर्ट को जितना से ज़्यादा हो पाए हम उसको बढ़ा के रखें। पहले जो इस काम का जब शुरुआत हुआ था तो गांव के दीवारों में हुआ करता था, गांव की महिलाएं जो होती है वो लोग बनाती थी। तो जब हम लोग देखे कि अब मार्केट चेंज हो रहा है, नया जनरेशन आ रहा है, तो वो जनरेशन कैसे इस आर्ट को एक्सेप्ट करे और कैसे ये आर्ट सरवाइव करे, उसके लिए हम लोग ने बहुत कुछ सोचा। उसके बाद हम लोग ने ये सोचा कि क्यों ना इसको हम लोग ये आर्ट को फैशन के साथ जोड़े, और उसके यही जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं। हम लोग ने यंग स्टूडेंट्स लोग के थ्रू, ये जो हमारे जितने भी ये सारे फैशन के स्टूडेंट्स हैं, इन लोग के साथ मिल करके हम लोग ने काम किया। ड्रेस डिज़ाइनिंग हुआ, साड़ी पे डिज़ाइनिंग, और इस तरह हम लोग ने इस कला को एक नया जीवन दिया। ये जो है अब सोहराय आर्ट का प्रमोट के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हजारीबाग के लिए सोहराय आर्ट जो है वो काफी खास माना जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। राज्य के पेशा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य इसके प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पेशा कानून 1996 में बनाया गया था, लेकिन झारखंड में इसे लागू नहीं किया जा सका। CNT और SPT एक्ट के कारण इस कानून को लागू करने के लिए कई संगठनों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी और 400 सुझावों में से 262 स्वीकार किए गए हैं। रांची में राष्ट्रीय पेशा दिवस पर पंचायती राज विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के सचिव विवेक भारद्वाज और अन्य लोगों ने पेशा अधिनियम पर उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समुदाय का अधिकार पेशा कानून से जुड़ा है। झारखंड में पेशा को लागू करने के लिए पहल करने की बात कही गई और 26 जनवरी से इस दिशा में कदम उठाने की योजना बनाई गई। और इसलिए उन सारी प्रथाओं को सूचीबद्ध करना, लिपिबद्ध करना बहुत ज़रूरी है। ये कानून ही कहता है, और हम झारखंड राज्य सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, जिससे कि हर गांव की, हर ग्राम सभा की, हर जनजाति की जो भी प्रथाएं हैं, उनको एक जगह उनको लिपिबद्ध किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।